प्रोबेबिलिटी में कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फार्मूला उपयोग करना पड़ता है और सेट थ्योरी के भी फार्मूला को भी उपयोग में लाते हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसे ही ट्विस्टेड क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ रवि सर। प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 में आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला का उपयोग करेंगे और सेट थ्योरी के भी फार्मूला का उपयोग होगा। वेन डायग्राम से सॉल्यूशन कितना आसान हो जाता है आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 13.3 का रेस्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 to 21 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन आप इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। ये कुछ फार्मूला हम बता रहे हैं यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं, यानी कॉम्बिनेशन में जो है सो हम पढ़े थे एनसीआर इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल हो गया। अब सेट थ्योरी में जो है सो फार्मूला उपयोग में लाते थे, ए यूनियन बी रहेगा तो ए हो जाएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी जो ये कॉमन वाला यूनियन हो गया और ये टोटल को मिला देंगे तो यूनियन हो जाएगा। ये कॉमन वाला जो रहेगा सो इंटरसेक्शन कहलाता है। तो वही केस जो है सो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम क्या किए थे कि अगर ये यूनियन रहेगा तो उसको जो है सो और से डिनोट करेंगे, अगर इंटरसेक्शन रहा तो एंड से डिनोट करेंगे। हम इसका भी उपयोग में लाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अगर ये ए और बी अगर डिसजॉइंट रहा तो उस केस में, यानी कहने का मतलब है एक्सक्लूसिव केस में जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म जो है सो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कुछ इसमें कॉमन आएगा ही नहीं। तो वैसे केस में जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और डिमॉर्गस थ्योरम तो आप जानते ही हैं, इसका भरपूर उपयोग किए हैं, यानी ए यूनियन बी रहेगा तो यहाँ पर यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन हो जाएगा जब सेपरेट किया जाएगा तब। और इंटरसेक्शन के केस में जो है सो ए इंटरसेक्शन बी का अगर कंप्लीमेंट रहा तो ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी इंटरसेक्शन रहा तो यहाँ यूनियन होगा, अगर यूनियन रहा तो इंटरसेक्शन होगा। यही आपको याद रखना है। और नेक्स्ट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी रहा तो उसको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जानेंगे, अगर एंड रहा तो हम इंटरसेक्शन जानेंगे। यहाँ पर जो है सो हम बता चुके हैं। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट रहेगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। तो इतना जो है हम फार्मूला का उपयोग आज हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 16.3 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इन ए लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 6 1 to 20. If these 6 number match with the 6 number already fixed with the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of the winning the prize in this game? हिंट है, ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए एक आया तो उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ये जो है ऑर्डर होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, यानी 1 to 20 में से भी कुछ भी पिकअप हो सकता है। तो यहाँ पर जो है सो टोटल नंबर ऑफ द वेज
which can be chosen the 6 different number। 6 different number को जो है सो 1 to 20 के बीच में ही लिया जा रहा है, इसलिए 20 कॉम्बिनेशन 6 हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, और 20 माइनस 6 का फैक्टोरियल होगा, यानी 20 फैक्टोरियल को हम इस तरीके से करेंगे, ये 20 हो गया, 19, 18, 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल हो गया। 14 फैक्टोरियल यहाँ इंड इसलिए किए हैं चूंकि 20 माइनस 6 14 हो गया, इसलिए 14 14 कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसका जो है 6 का क्या किया है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 हो गया, और ये जो है सो ये 14 फैक्टोरियल हो गया। अब ये कैंसिल कर देंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कट करने के बाद हमारा हो जाएगा 38,760। Thus, there are 38,760 combination of the 6 numbers। यानी वह 6 नंबर जो है सो कैसा होगा, कैसा सेट होगा, इतना सेट होगा। तो आउट ऑफ दिस one combination is already fixed by the lottery committee। यानी इतना नंबर में से कोई एक नंबर जो है सो लॉटरी के द्वारा ये फिक्स किया हुआ है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/, उतना हो जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग प्राइज इन दिस गेम इक्वल टू 1/, 38,760। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, check whether the following probability PA and PB are consistently defined। ये जो है PA और PB जो है ये वैल्यू दिया हुआ है, और ये क्या प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, यानी सेट थ्योरी का अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो ये ट्रू होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो अनट्रू होगा, दैट इज फॉल्स होगा। यानी इसमें जो है सो PA का वैल्यू 0.5 है, PB का वैल्यू 0.7 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू 0.06 हो गया। तो अगर आपका इतना वैल्यू दिया हुआ है तो इट इज नोन दैट इफ A and B आर द टू इवेंट सच दैट क्या होगा, ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ई प्रॉपर सबसेट ऑफ एफ हो जाएगा। तब उस हालत में हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इस प्रकार से जो है हम क्या देखते हैं, ये हमारा ये गलत है, आपको लिख देना है कि ये जो है पी ए एंड पी बी आर नॉट कॉन्सिस्टेंटली डिफाइंड। यहाँ पर सीधे आप देख रहे हैं ये जो है इंटरसेक्शन है, यानी कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जब भी कॉमन होगा तो हम क्या देखेंगे कि ये जो है ये भी कम होना चाहिए और ये भी कम होना चाहिए, किससे, हमारा जो है ये कॉमन जो है वो रहेगा वो। लेकिन यहाँ पर जो है सो ये 0.5 है, यहाँ पर 0.6 है, ये तो ज्यादा हो गया, तो इसलिए ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, ये कॉन्सिस्टेंटली अनडिफाइंड हो गया। तो अब दूसरे केस में देखेंगे, यहाँ जो है दिया हुआ है PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.04, PA यूनियन B इक्वल टू 0.8। अगर इतना दिया हुआ है तो इट इज नोन दैट इफ A and F आर द टू इवेंट सच दैट ये जो है प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। देन PE इज लेस देन और PF से जो है सो वह छोटा होगा,
और तो हमारा क्या हो जाएगा कि इट इज सीन दैट द P यूनियन B इज लेस देन, हमारा हो जाएगा PA का, और ये भी जो है सो हमारा ये ग्रेटर होगा, यूनियन हमेशा जो है सो वह ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो राइट है, ये ग्रेटर है ही, तो यहाँ पर जो है सो ये हमारा सही है। Thus PA and PB are consistently defined, यही तो लिख देना है आपको। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, fill in the blanks in the following table। अब जो इस टेबल में जो है दिया हुआ उसको जो है सो आपको फिलअप करना है। तो इसमें पीबी और इंटरसेक्शन और यूनियन दिया हुआ है, तो आपको यही लिखना है कि क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/3 है, हेयर गिवन पी ए इक्वल टू 1/3, पी बी इक्वल टू 1/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/15 है। तो ये यूनियन हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू व्हाट। तो सीधे हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर देंगे और 7/15 कह देंगे होगा। तो अब दूसरे केस में हम देखते हैं, ये PA का वैल्यू दिया हुआ है इतना, PB का वैल्यू हमको निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन भी हमारा 0.25 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा 0.6 है। तो इस प्रकार से यहाँ भी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और अननोन वैल्यू का हम वैल्यू निकाल देंगे आसानी पूर्वक। यानी क्या हो जाएगा, 0.6 इक्वल टू हमारा 0.35 प्लस PB हो गया माइनस 0.25 हो गया। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा हो जाएगा 0.5। यही आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, हेयर गिवन पी ए इक्वल टू इतना है, पी बी इक्वल टू इतना है, पी यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा इतना हो गया। तो इंटरसेक्शन का वैल्यू हमको निकालना है। तो इस केस में जो है वही फॉर्मूला लागू होगा और बाकी जो है ये अननोन टर्म का उसका सॉल्व करके आसानी पूर्वक निकाल देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नंबर 14 है। 14 क्वेश्चन नंबर में हमारा क्या है, इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 है, फाइंड ए और बी। यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन और यूनियन जो है सो नहीं शो कर रहा है, तो उसको जो है सो आपको पहचानना है। ए और बी जब रहेगा तो वो यूनियन कहलाएगा। इफ ए एंड बी आर मैच्युअली एक्सक्लूसिव, यहाँ पर जो है सो एक्सक्लूसिव हो गया, यानी डिसज्वाइंट हो गया दोनों। ए और बी कैसा है, डिसज्वाइंट है। तो हेयर यहाँ हेयर गिवन पी ए इक्वल टू 3/5 एंड पी बी इक्वल टू 1/5। फॉर मैच्युअली एक्सक्लूसिव केस वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमारा हो जाएगा 3/5 प्लस 1/5, इसको ये सॉल्व करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ई एंड एफ are the event such that PE equal to 1/4, PF equal to 1/2, then PE and F equal to 1/8, then find the value of this and this। यहाँ पर जो है नॉट ई है और नॉट एफ है, यानी नॉट ई और नॉट एफ का कहने का मतलब है ये हमारा क्या हो गया, ए का कंप्लीमेंट होगा और एफ का कंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर लिखना है क्या है दिया हुआ,
PE इक्वल टू 1/4 है और PF इक्वल टू इतना है और P प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F आपका 1/8 हो गया। तो पहला केस में हम क्या देखते हैं और है, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E और B इक्वल टू हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E एंड F होता है। इसमें टोटल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा 5/8 हो जाएगा। अब सेकेंड केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ है। तो हमारा जो है डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, यानी कहने का मतलब है ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट हमारा क्या होगा, ये साइन जो है बदल जाएगा, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी ई का ये डैश और एफ डैश हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का ये डैश हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर इतना इक्वल टू इतना है तो इतना को हम क्या लिख सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट रहेगा तो उसको 1 माइनस ये यूनियन कर देंगे तो यही होगा। तो यानी 1 में हम 5/8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 3/8 आएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर हमारा 3/8 हो जाएगा। तो उस लैंग्वेज में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉट के फॉर्म में आपको नॉट के फॉर्म में लिख देना है, यानी P नॉट E and not F equal to 3/8. This is the answer. Next question number 16. Event E and F are such that P not E not F equal to this. State whether E and F are mutually exclusive. यहाँ भी जो है exclusive है, यानी उसका जो है सो दोनों disjoint हो गया। तो here given P not E not F इक्वल टू 0.25 हो गया, और तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F का कंप्लीमेंट इक्वल टू 0.25, यानी कहने का मतलब है हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो अब जो है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में इसको हम माइनस कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.25 जो है माइनस हो जाएगा तो 0.75 हो जाएगा। वो क्या हो रहा है हमारा, वो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो ई इंटरसेक्शन F जो है वह 0 नहीं है। इस प्रकार से जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, E and F are not mutually exclusive. Next question. A and B are the events such that PA equal to this, PB equal to this, and P and B equal to this. Then determine the point probability of not A, probability of not B और probability of A और B। तो इस प्रकार से जो भी जैसा भी रहेगा उसका वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पर जो है सो मेरा क्या हो जाएगा, हेयर गिवन यहाँ पर जो है दिया हुआ उसको लिख दीजिए, और हर एक को जो है सो यहाँ डिफाइन कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी नॉट ए कहने का मतलब है 1 में माइनस पी ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.58 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कहने का मतलब है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस 0.48, यानी का 0.52 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कहने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू हो जाएगा 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा 0.74 होगा। यही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, इन क्लास 11 द स्कूल 40% of the student study mathematics, 30% study biology, and 10% of the class study both mathematics and biology. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will study mathematics or biology. यानी कहने का मतलब है कि 11 क्लास में जो है वो 40% स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स लिया, 30% स्टूडेंट बायोलॉजी लिया और 10% स्टूडेंट ऐसा है जो दोनों लिया। और आपको क्या करना है, if the student is selected at random from the class, find the probability that he will studying mathematics or biology। तो यहाँ पर जो है सो आपको ये दोनों का यूनियन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको लिखना है यही, लेट एम विद द इवेंट इन विच द सेलेक्टेड स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स एंड बी इज द इवेंट विच सेलेक्टेड द स्टूडेंट स्टडीज बायोलॉजी। तो पीए हमारा क्या हो जाएगा, यानी सॉरी पी पीएम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स पढ़ने वाला 40% है, यानी कहने का मतलब है 40/100 हो गया, इक्वल टू इसको कट करेंगे 2/5 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारा हो गया 30% है दिया होगा, 30% यानी 30/100 हो गया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/10 होगा। उसी प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड बी हो जाएगा 10% यानी 10/100 यानी 1/10 हो गया। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और बी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड बी हो गया। तो इस प्रकार से 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 6/10 हुआ यानी 0.6 हुआ आपका आंसर। तो डायरेक्ट आपको अब लिख देना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इज 0.6। दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ तक जो है सो अभी तक जो है सो आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। कमेंट बॉक्स में यस आप लिख सकते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप यहाँ तक अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, in an entrance test that is graded on the basis of the two examination, the probability of the randomly chosen student passing the first examination is this, and the probability of the passing the second examination is this. The probability of the passing at least one of them is this. What is the probability of the passing both? यानी कहने का मतलब है कि हर एक का केस दो इंट्रेंस टेस्ट होता है और दोनों केस का जो है सो प्रोबेबिलिटी और यूनियन को जो है आपको दिया हुआ है, और तो आपका इंटरसेक्शन जो है सो आपको निकालना है। तो इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा इजीली। सॉल्यूशन में आपको लिखना है यही कि लेट ए एंड बी विद द इवेंट ऑफ द पासिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू 0.8 हो गया, पी बी इक्वल टू 0.7 हो गया और पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमारा हो जाएगा 0.96 हो गया। तो हम ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का वैल्यू निकाल देंगे, 0.55 आएगा। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है, thus the probability of the passing both examination is 0.55। This is the answer। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ English and Hindi is this, and the probability of the passing neither is this.
if the probability of the passing of the English examination is 0.75, what is the probability of the passing of the Hindi examination? तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सो इंग्लिश और हिंदी एग्जामिनेशन है, क्या क्या है दिया हुआ, इंटरसेक्शन है और यूनियन है, क्या है दिया हुआ उसको आपको डिटेल में सबसे पहले लिख लेना है। यानी लेट ई एंड एच बी द इवेंट ऑफ द पासिंग इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई नॉट एच इक्वल टू 0.1 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश हमारा हो गया, इतना हो गया। यानी इसको जो है सो नॉट ई को हम ई डैश भी कहेंगे, लिखेंगे, और नॉट एच को जो है सो एच डैश से भी हम डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा है 0.75। तो डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कीजिए, तो ई यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, ई का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन एच का कंप्लीमेंट। यानी कहने का मतलब है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन बी का कंप्लीमेंट करेंगे तो हमारा 0.0 ये 0.1 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इक्वल टू हमारा सीधे 1 में माइनस उतना कर देंगे, यानी 1 माइनस 0.1 यानी 0.9 हो गया। तो अब जो है सो प्रोबेबिलिटी वाला मेन फार्मूला, ये जो है सेट थ्योरी का जो मेन फार्मूला है उसको ये आप लिखिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एच इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड एच हो गया। सभी का जो है वैल्यू निकालिए अननोन टर्म का, यानी पी एच इक्वल टू हमारा हो गया 0.65। तो यही तो आपको निकालना है। Thus, the probability of the passing Hindi examination is 0.65. This is the answer. Question number 21 है, in a class of 60 student, 30 opt NCC and 32 student opt NSS, and 24 student opted the both NCC and NSS. If one of these student is selected at random, find the probability that। यहाँ जो है सो ये 30 स्टूडेंट में से जो है सो 30 एनसीसी लिया है, और 32 स्टूडेंट जो है सो ये हमारा एनएसएस लिया, और 24 स्टूडेंट ऑप्टेड द बोथ, यानी 24 स्टूडेंट जो है सो वो ये दोनों लिया है। तो यहाँ पर जो है सो रैंडमली जो है सो सिलेक्शन होता है, तो उसको जो है प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। किसका किसका प्रोबेबिलिटी है, तो नंबर 1 में है द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, यानी इसका जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। और एनसीसी नॉर एनएसएस का नाइदर है लिखा हुआ, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, और एनएसएस बट नॉट एनसीसी का फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से जो है सो इस टर्म को आपको समझना है, नाइदर एनसीसी नॉर एनएस, और एनसीसी और एनएसएस, और यहाँ पर एनएसएस है नॉट एनसीसी है। तो ये जो है इसको समझना है, क्वेश्चन लंबा नहीं है। क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं इसको तो बिल्कुल इजी है, केवल सिस्टमेटिक वे में जो है इसको हम लिख दिए हैं आपको समझने के लिए, इसलिए जो है सो घबराना नहीं है। लेट ए बी द इवेंट इन विच द सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनसीसी एंड बी इज द इवेंट इन विच द सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑप्टेड एनएसएस। यानी ए के लिए हम एनसीसी लिए हैं और एनएसएस के लिए हम बी लिए हैं।
तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या हो गया 60 हो गया, और एनसीसी लेने वाला के लिए 30 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा 30/, टोटल हो जाएगा, यानी 1/2 हो गया। अब जो है सो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव ऑप्टेड फॉर एनएसएस इक्वल टू हमारा 30 हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा 32/60 हो गया, यानी 8/15 हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड द बोथ एनसीसी एंड एनएसएस इक्वल टू, दोनों को अगर ये क्वेश्चन में क्या है दोनों लेने वाला 24 हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, ये 24/60 हो गया, कट करेंगे 2/5 आएगा। अब जो है एक एक करके अब निकालेंगे हर एक कंडीशन का क्या क्या है। ये जो है वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इधर आ जाएगा, सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे, 19/30 हो गया। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द selected student has opted NCC और NSS is 19/30 हो गया। ये पहला कंप्लीट हो गया। अब जो है प्रोबेबिलिटी नॉट ए एंड नॉट बी है दिया हुआ, तो हमारा क्या, इसको हम लिख सकते हैं, नॉट ए कहने का मतलब है ए कंप्लीमेंट हो गया, नॉट बी का मतलब है बी कंप्लीमेंट हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो डी मॉर्गन लॉ से हम क्या इसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी इसका जो है यूनियन का कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो पूरा में से हम यूनियन को जो है सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो माइनस हो जाएगा, तो हमारा लास्ट में जो है 11/30 हो जाएगा। इस प्रकार से जो है सो thus the probability that the selected student is neither opted NCC nor SS is 11/30 हो गया। अब थर्ड केस में जो है सो ये वेन डायग्राम के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द गिवन डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यानी कहने का मतलब है कि ए में जो है यहाँ से यहाँ तक टोटल हमारा 30 हो गया, बी का जो है 32 हो गया, और दोनों में जो कॉमन जो है वो हमारा 24 हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं वेन डायग्राम से। It is clear that the number of the student who has opted NSS but not NCC equal to number of B minus A, यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ बी है, अब पूरा जो है जो कॉमन जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा 8 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये probability of the selected student has opted for NSS but not NCC equal to 8/60 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा। इस प्रकार से हमारा इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमारा ओवर हो चुका। अब नेक्स्ट वीडियो में यानी मिसलेनियस चैप्टर में हम अगले मिलते हैं। तो थैंक्स for watching the video. For more update, subscribe the channel, like, comment and share it to your friends. Have to get knowledge in mathematics. Have a nice day.